हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं नेट 2024 दिसंबर के क्वेश्चन। बेसिकली इसका जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में हुआ था और ये ऑनलाइन मोड में था। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने ये लिख दिए हैं और इनको सॉल्व किया है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कांतापुरा पे था। बेसिकली कांतापुरा आप सबको पता है राजा राव ने लिखा था, जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क है और ये 1938 में पब्लिश हुआ था। तो 1934 इसकी डेट है। देन सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था वो था द लाइफ डिवाइन। जो लाइफ डिवाइन है वो वर्क है सर अरविंदो घोष ने लिखा है ये वर्क बेसिकली, और ये 1939 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने और भी कई सारे फिलोसफिकल वर्क लिखे हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था आपका मेंबर्स ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। पहले आप ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में जानें। जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है वो आपका अर्ली 20th सेंचुरी का एक ग्रुप है जिसमें कि बहुत सारे आर्टिस्ट, राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स थे। तो इस ग्रुप का जो नाम पड़ा है वो एक डिस्ट्रिक्ट थी लंदन में ब्लूम्सबरी नाम की, उसके नाम पे पड़ा है। तो इसमें कई सारे मेंबर्स थे जैसे वर्जीनिया वुल्फ हो गया, वेनेसा बेल, एएम फॉस्टर, जॉन मेनार्ड कीन्स, लिटन स्ट्रैची। लिटन स्ट्रैची के बारे में पूछा गया था जो कि एक बायोग्राफर भी हैं। देन वी हैव अदर मेंबर्स एज वेल जिनका मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया है। देन आपको पूछा गया था जूठन। बेसिकली जूठन जो वर्क है इसका जॉनरा पूछा गया था। जूठन का जो जॉनरा है वो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी ये लिखी गई है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जो कि एक दलित राइटर है। और ये आपका जो पब्लिश हुआ था इसकी पब्लिशिंग डेट आपको याद रखनी है 1997 है। और इसको बाद में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 2003 में। एंड ये आपका ट्रांसलेट किया था अरुण प्रभा मुखर्जी ने। 2003 में इट वाज ट्रांसलेटेड बाय अरुण प्रभा मुखर्जी एंड इट वाज पब्लिश्ड इन हिंदी इन 1997। देन वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर्स। एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि ऑस्ट्रेलियन राइटर्स और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर्स में डिफरेंस हो सकता है। जैसे जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर्स की, एबोरिजिनल का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ द ओरिजिनल पीपल टू इनहेबिट एन एरिया और आइलैंड। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल जो राइटर्स हैं वो वहाँ के बेसिक इनहेबिटेंट्स हैं, और ऑस्ट्रेलियन राइटर्स में कोई बाहर के लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया में आके फिर बसे हैं वो भी आ सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं इन द सेंस अगर आपको कोई ऑस्ट्रेलियन राइटर पूछा है तो वो आपका एबोरिजिनल हो भी सकते हैं और एबोरिजिनल नहीं भी हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे बेसिकली आपको राइटर्स दिए थे। उसमें से एक राइटर्स है जो कि फीमेल राइटर्स है, उनका नाम था उडजेरू नूनकल। उडजेरू नूनकल जिनका नाम कैथ वॉकर भी था। ये थी आपकी ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर। और उसके बाद जो अदर राइटर्स इन्होंने मेंशन किए थे उसमें है आपका डेरेक वेलकोट। डेरेक वेलकोट है सेंट लूशियन राइटर। उसके बाद एक राइटर थे पीटर कैरी जो कि ऑस्ट्रेलियन थे बट ही वाज नॉट एबोरिजिनल राइटर। तो आपको याद रखना है पीटर कैरी, ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर बट ही वाज नॉट एबोरिजिनल। फिर आपको पूछा गया था वर्क जो कि आपकी अपार्थाइड की थीम पे बेस्ड थे। अपार्थाइड का मतलब बेसिकली होता है एक ऐसा सिस्टम जो कि रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड था, और ये काफी प्रिवलेंट था आपका साउथ अफ्रीका में। इस थीम के ऊपर कुछ वर्क्स, काफी सारे वर्क्स लिखे गए थे। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे आपका जुलाइस पीपल। जुलाइस पीपल आपका 1981 में पब्लिश हुआ था एंड इट वाज रिटन बाय नदीम गौडीमल। फिर आपका एक दूसरा वर्क है जिसका टाइटल था क्राई द बिलवड कंट्री। क्राई द बिलवड कंट्री लिखा था आपका 1948 में बाय एलन पैटर्न। अदर वर्क्स भी मेंशन थे जो कि आपका थीम ऑफ अपार्थाइड पे बेस्ड नहीं थे। इसमें है आपका पर्पल हिबिस्कस। पर्पल हिबिस्कस आपका एक नॉवल था नाइजीरियन राइटर जिनका नाम था चिमामांडा नगोजी आटिचे, इन्होंने लिखा था। फिर आपको पूछा गया था सीसीएस की डेट। CCCS. CCCS stands for the Center for Contemporary Cultural Studies. This is a very important center. ये आपका कहाँ फॉर्म हुआ था? ये आपका फॉर्म हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है। आपको ये भी याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में फॉर्म हुआ था। और 1964 में इट वॉज फाउंडेड बाय स्टुअर्ट हॉल एंड रिचर्ड होगार्ट। 1964 बाय स्टुअर्ट हॉल एंड रिचर्ड होगार्ट। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर था जिसमें कि आपका कल्चर स्टडीज का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। तो आपको इसकी डेट एंड ये कहाँ फॉर्म हुआ था, किस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, इसके फाउंडर कौन थे, ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है।
फिर आपको जॉनरा पूछा गया था मच अडू अबाउट नथिंग। सो मच अडू अबाउट नथिंग एज वी ऑल नो इज अ वर्क रिटन बाय शेक्सपियर एंड इट इज अ रोमांटिक कॉमेडी। एंड ये आपका फर्स्ट फोलियो जो कि 1623 में पब्लिश हुआ था, उसमें ये वाला वर्क पब्लिश किया था। तो इसकी डेट होगी 1623 एंड इट वाज अ रोमांटिक कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर। फिर आपको कुछ और वर्क्स पूछे गए थे, जैसे कि द लोटस किसने लिखा है। द लोटस इज अ वर्क रिटन बाय टोरू दत्ता। देन वी हैव दिस अदर वर्क हार्प ऑफ इंडिया। हार्प ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय हेनरी विवियन डेरोजियो। देन आपको पूछी गई थी क्रोनोलॉजी। सो विलियम बटलर यीट्स की क्रोनोलॉजी पूछी थी। इसमें आपके कुछ वर्क्स थे, द वाइल्ड स्वान एट कूल, द सेकंड कमिंग, अमंग स्कूल चिल्ड्रन। First work was written in 1970, the second coming 1919. This is very important poem. Then Among School Children, it was published in 1928 and it was published in the series The Tower. Then एक प्ले जिसका टाइटल था चंडालिका. So चंडालिका is a play written by Rabindranath Tagore and it was published in 1933. So Chandalika is a play written by Rabindranath Tagore and published in 1933. Then आपको पूछा था वर्क माई डेज विद गांधी. माई डेज विद गांधी वॉज रिटन इन 1953 एंड इट वॉज रिटन बाय निर्मल कुमार बोस, जो कि गांधी के काफी क्लोज थे. बेसिकली वो गांधी के सेक्रेटरी थे एंड उन्होंने लास्ट फेज जो गांधी की लाइफ का था उनके बारे में ये वर्क लिखा था, माई डेज विद गांधी. देन आपको लाइन्स मेंशन की थी, सो मैं पढ़ के सुना रही हूँ. वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग, द हाफ हिट अंडर द क्रेडल हुड. सो ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं पोएम से. अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये पोएम का नाम है एंड इट वॉज रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स. सो अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इज अ पोएम रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स एंड इट वॉज रिटन फॉर हिज डॉटर एज द नेम सेज. फिर आपको पूछा गया था एक वर्क अक्कार मासी. सो अक्कार मासी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आपका, मराठी वर्क था, मराठी राइटर ने लिखा था जो कि आपका सरन कुमार लिम्बले हैं. सो अक्कार मासी वॉज रिटन बाय सरन कुमार लिम्बले एंड इसमें बेसिकली इन्होंने जो राइटर हैं मोर देन 40 बुक्स इन्होंने लिखी हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट वर्क है अक्कार मासी एंड इसका जॉनरा है ऑटोबायोग्राफी. देन आपको और वर्क पूछे गए थे, जैसे कि क्राई द पीकॉक. क्राई द पीकॉक अनीता देसाई का वर्क है. अनीता देसाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है एंड ये काफ़ी बार बुकर के लिए नॉमिनेट हो गई हैं बट इनको कभी बुकर मिला नहीं है. इनकी जो डॉटर है किरण देसाई, इनको बेसिकली बुकर अवार्ड मिला है. सो क्राई द पीकॉक इज अ वर्क बाय अनीता देसाई हु इज अ रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड. देन आपका है दिस novel that is Possession. Possession was a novel written by Kamla Markandeya. Possession is a novel written by Kamla Markandeya. This is also a very important novel. Then आपका एक बहुत important question पूछा गया था लैंग एंड परोल. सो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक. बुक का नाम है अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1916 बाय फर्डिनेंड डी सोशर. तो बेसिकली लैंग एंड परोल का मतलब होता है कि लैंग की जब हम बात करते हैं तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड परोल होता है आपका इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग. देन शेक्सपियर के लास्ट वर्क के बारे में पूछा गया था. तो वन ऑफ द लास्ट वर्क इज टेम्पेस्ट. सो शेक्सपियर के लास्ट वर्क जो कि ऑप्शंस में दिए गए थे उसमें से टेम्पेस्ट आपको मार्क करना था. फिर आपको क्रोनोलॉजी पूछी गई थी. द टाइगर इज अ पोएम रिटन बाय विलियम बेक 1794, उसकी डेट है. देन वी हैव राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर. राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर वाज रिटन बाय एस.टी. कोलरिज हु वाज वन ऑफ द पायनियर ऑफ द रोमांटिक पीरियड along with William Wordsworth. So The Tiger by William Blake, Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge 1798, Solitary Reaper by William Wordsworth 1807, and Adonais was written by P.B. Shelley. It was written in 1821 and it was written on Keats' death. And आपको शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो की डेट पूछी थी, as I have already mentioned. It was published in 1623. शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था. देन आपको जूठन पूछा था. जूठन आई गेस वी हैव ऑलरेडी मेंशन. जूठन वाज रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि. देन वी हैव आर के नारायण's वर्क. सो बेसिकली आर के नारायण के वर्क की क्रोनोलॉजी पूछी थी. द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक उनके जो वर्क्स हैं बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो आई हैव मेंशन द वर्क्स लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस ही रोट स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर. तो आप ऐसे इसमें याद रख सकते हैं कि आपको सारी डेट्स तो ऑब्वियसली याद करनी है बट आपको इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिली थी वो डेट, उससे पहले के जितने वर्क थे
बिफोर इंडिपेंडेंस में आपको डालने हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने लिखा मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड एंड सो ऑन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखे थे। देन आपको पूछा था ओड टू वेस्ट विंड का राइम स्कीम। सो ओड टू वेस्ट विंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है विच वाज रिटन बाय पीबी शैली, पर्सी बैसी शैली। तो ये आपका जो लिखा गया था ये आपका टर्जा रीमा में लिखा था और इसमें बेसिकली 5 कैंटोस हैं। कैंटोस आप स्टैंजा टाइप के कुछ मान सकते हैं। सो ये 5 कैंटोस में पोएम थी और इसमें बेसिकली 3 सेक्शंस हैं जिसमें विंड का इफेक्ट बताते हैं अर्थ पे, एयर पे, ओशन पे। फिर आपको पूछा गया था ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग एज वी ऑल नो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो उसमें से एक इनका था एंड्रिया डेल सार्टो जिसका मीनिंग था दी फॉल्टलेस पेंटर। सो इसका मीनिंग है फॉल्टलेस पेंटर। सो ये लिखा गया था रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा एंड ये पब्लिश हुआ था आपका 1855 में। इनका जो पोएम कलेक्शन है मेन एंड वुमेन इसमें। देन एक वर्क था द ब्लू ह्यूमैनिटीज। सो यहाँ पे आपको राइटर ऑफ ब्लू ह्यूमैनिटीज पूछा था। सो ये बुक बेसिकली एन इंट्रोडक्शन टू द ब्लू ह्यूमैनिटीज वाज रिटन बाय स्टीव मेंच। सो आपको स्टीव मेंच को मार्क करना था। फिर आपको पूछा गया था टर्म चटनीफिकेशन। तो टर्म चटनीफिकेशन वाज गिवन बाय सलमान रश्दी। तो सलमान रश्दी ने ये जो टर्म कॉइन किया था ये आपका 1981 में कॉइन किया था। उनका जो नॉवल है मिडनाइट चिल्ड्रन इसमें। सो बेसिकली चटनीफिकेशन का मतलब है कि यूज ऑफ इंडियन एलिमेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर। आप इसको चटनीफिकेशन को ऐसे मान के चले अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं कि जब हम चटनी बनाते हैं हम काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम मिक्स करके बनाते हैं। लाइक उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स डालते हैं। सो वो सारे मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि इंग्लिश जो इंडियन एलिमेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनका क्या इफेक्ट है। सो बेसिकली 2 डिफरेंट कल्चर जब मिक्स हो जा रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं चटनीफिकेशन। फिर पूछा था डी.एस. लॉरेंस की वर्क की क्रोनोलॉजी। एज यू ऑल नो कि नेट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है क्रोनोलॉजी। सो द वाइट पीकॉक, द ट्रेसपासर, सन्स एंड लवर, द रेनबो, वुमेन इन लव, द लॉस्ट गर्ल, एरन स्ट्रॉट, कंगारू, प्लूम्ड सर्पेंट, लेडी चैटरलीज लवर, द एस्केप रॉक, ये सारे इनके वर्क हैं एंड मैंने साथ में डेट मेंशन कर दी है। सो आप इनकी डेट्स देख लीजिए। तो आपको इसको क्रोनोलॉजी लिए सेट करना था कि पहले कौन सा वर्क लिखा गया था, बीच में कौन सा था, उसके लास्ट में कौन सा वर्क आया। देन आपको पूछा था रिवेंज ट्रेजेडीज के बारे में। सो एज वी ऑल नो रिवेंज ट्रेजेडीज एज द नेम से कि रिवेंज ट्रेजेडी का मतलब होता है ट्रेजेडी ऑफ ब्लड या फिर रिवेंज ड्रामा, रिवेंज प्ले, ये सब इनके नाम है। सो ये एक थिएट्रिकल जॉनरा है। सो बेसिकली इसमें प्रिंसिपल जो थीम होती है वो रिवेंज की होगी। सो दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ ब्लड बिकॉज इसमें रिवेंज से रिलेटेड चीजें होती हैं। सो इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडीज हैं आपका टाइटस एंड्रोनिकस जो कि शेक्सपियर ने लिखा था, फिर हैमलेट भी शेक्सपियर ने लिखा था। फिर द रिवेंजर्स ट्रेजेडी पूछा था। द रिवेंजर्स ट्रेजेडी है जो कि आपका टॉमस मिडल्टन ने लिखा है। देन वी हैव द ज्यू ऑफ माल्टा। द ज्यू ऑफ माल्टा आपका क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। द डचेस ऑफ माल्फी वेबस्टर ने लिखा है। द वाइट डेविल बाय वेबस्टर। द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय टॉमस किड। तो बेसिकली इसमें से कुछ ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए थे, कुछ एक्स्ट्रा मैंने मेंशन कर दिए हैं आपका नॉलेज इनहेंस करने के लिए। फिर आपको क्रोनोलॉजी पूछी गई थी फ्रांसिस बेकन के वर्क की। सो सर फ्रांसिस बेकन एज वी ऑल नो इन्होंने काफी सारे लाइक इन्होंने बेसिकली एम्पायरिसिज्म जो मेथड था वो इंट्रोड्यूस किया था। इनके ये सारे वर्क्स हैं जैसे लेटर ऑफ एडवाइस टू द क्वीन। देन एसेस इन्होंने लिखा था जिसके की इम्पोर्टेंट तीन एडिशन आए थे। देन नोवम ऑर्गनम लिखा था। हिस्ट्री ऑफ द रेन ऑफ किंग हेनरी द सेवंथ लिखा था। द न्यू एटलांटिस लिखा था। तो आई हैव ऑल्सो मेंशन द डेट। सो आपको बेसिकली सारी डेट्स देखनी है। सो इन्होंने जो एक साइंटिफिक मेथड था वो भी इंट्रोड्यूस किया था। किसने? सर फ्रांसिस बेकन ने। फिर आपको पूछा गया था कि जॉन डन ने एक एलिजी लिखी थी अपनी वाइफ के डेथ पे, तो उस एलिजी के बारे में पूछा गया था। सो बेसिकली इसका नाम था होली सोनेट 17 और ये आपका 1617 में लिखा था जब इनकी वाइफ एन मूर की डेथ हो गई थी। देन आपको कैरेक्टर्स पूछे थे। बेसिकली पूछा ये गया था कि विच वन इज नॉट अ कैरेक्टर इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्ले। सो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है लेडी विस्फोर्ट है, देन वी हैव मिलामंट है, वी हैव मिसेस मारवुड है, वेटवेल है, मीराबेल है, सर विल्फुल है। सो ये सारे कैरेक्टर तो द वे ऑफ द वर्ल्ड के हैं। बट एक कैरेक्टर पूछा गया था
Peachum. So Peachum is not a character in The Way of the World. Peachum is a character in Beggar's Opera. ये Beggar's Opera किसने लिखा था? ये लिखा था आपका जॉन गे ने 1728 में, जो कि पब्लिश हुआ था। देन आपको पूछा गया था कि सॉन्ग मैड डॉग बेसिकली कहाँ इंट्रोड्यूस किया था। सो जो सॉन्ग मैड डॉग है वो आपका एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ये आपका पोएम है, सॉन्ग का नाम है, जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं जो राइटर, उनका जो वर्क है द विकार ऑफ द वेकफील्ड, वहाँ आपको मिलता है। सो एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग इज फाउंड इन द वर्क ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ, एंड उनका जो वर्क है द विकार ऑफ वेकफील्ड, इसमें आपको ये वाला पोएम या फिर सॉन्ग मिलेगा। फिर आपको क्रोनोलॉजी पूछी गई थी मैगजीन्स की, ये भी आपका काफी बार पूछा गया था। तो एडिनबर्ग रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, द स्पेक्टेटर, फ्रेजर्स मैगजीन। एडिनबर्ग 1802, क्वार्टरली रिव्यू 1809, द स्पेक्टेटर 1828, फ्रेजर्स मैगजीन 1830। दीज आर द डेट्स ऑफ दीज मैगजीन्स। देन इंपॉर्टेंट लाइन्स आपको पूछी गई थी, जैसे गंगा व संकन, ये कहाँ मेंशन हुआ था। सो देखिए, द गंगा व संकन, ये आपकी लाइन आपको मिलती है वेस्टलैंड में। वेस्टलैंड आपको पता है कि ये पोएम टी.एस. एलियट ने लिखी है। तो इसमें जो लाइंस थी वो ऐसी थी कि गंगा वाज संकन विथ लिम्प लीव्स वेटेड फॉर रेन। सो ये आपका किस में मिलती है? ये आपका वेस्टलैंड में मिलती हैं। फिर आपको पूछा गया था कि कुछ वर्क्स पूछे गए थे, इसमें से ये पूछा गया था कि कौन से वर्क मैरी शेली ने नहीं लिखे हैं। उससे पहले आप ये जान लें कि इन्होंने कौन से वर्क लिखे हैं। द लास्ट वुमन एंड द लास्ट मैन, ये आपका वर्क है मैरी शेली का। एक एक्स्ट्रा वर्क पूछा गया था फॉकनर, जो कि मैरी शेली ने नहीं लिखा है। फिर आपको पूछा गया था पोएम के बारे, पोएम का नाम था आई टू सिंग अमेरिका। सो आई टू was first published in Langston Hughes 1926 collection Weary Blues. It was written during 1920. So ये किसकी पोएम थी? ये थी आपकी लैंगस्टन ह्यूज की पोएम। देन आपको पूछी गई थी ये वर्क an autobiography of an unknown Indian. This is a very important work which was published in 1951 by Indian writer Niraj C. Chaudhary. So it was written around when he was around 50. So जब वो अराउंड 50 साल के थे, इन्होंने ये वाला वर्क लिखा था। सो एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। उसके बाद आपको पूछा गया था हु सेड देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। सो इट वाज सेड बाय जैक्स डेरिडा, जो कि आपके एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, और इन्होंने फिलोसफी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, आप इसको डेरिडा से याद रख सकते हैं, डेरिडा फॉर डीकंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने आपकी डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी थी। तो बेसिकली जब इन्होंने ये लाइन दी तो उनका मतलब था कि जो मीनिंग होती है, मीनिंग कभी फिक्स नहीं होती बट बहुत ही फ्लूइड होती है, लाइक इट कीप्स चेंजिंग। सो देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट वर द लाइन विच वाज द लाइन विच वाज गिवन बाय जैक्स डेरिडा। फिर आपको गॉथिक नॉवल पूछा था, उसके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे। सो बेसिकली जो ये गॉथिक नॉवल एक जॉनरा आया, ये आपका पॉपुलर हुआ था लेट 18th सेंचुरी में, और हॉरिस वॉलपुल के जो वर्क था, जो नॉवल था उनका द कैसल ऑफ ओट्रांटो, विच वाज पब्लिश्ड इन 1764। तो इसके बाद से काफी पॉपुलर हो गया था। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जैसे कि फियर, हॉरर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये सारे गॉथिक नॉवल के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आपको वर्क पूछा था जेजुरी। सो जेजुरी वाज अ सीरीज ऑफ पोएम विच वाज रिटन बाय पोएट अरुण कोलाटकर। जेजुरी वाज रिटन बाय अरुण कोलाटकर, ठीक है। तो अरुण कोलाटकर ने ये आपका वर्क लिखा था। सो ये जो आपका फर्स्ट पब्लिश हुआ था, इसमें जो फर्स्ट पोएम हुई थी पब्लिश, वो हुई थी आपकी 1974 में। इसमें अराउंड आपका 31 पोएम थी, 31 पोएम्स। एंड जो फर्स्ट पोएम थी इसकी, उसका नाम था द बस। द फर्स्ट पोएम वाज टाइटल एज द बस। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो इससे मुझे भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।